हमारे साथ रजनीश भी मौजूद हैं। रजनीश, यहीं पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ आग देख पा रहे हैं और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए 6 बजे जेपी नड्डा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन राजभवन से वो निकल गए हैं और किसी भी समय बीजेपी दफ्तर में पहुंचेंगे। यहीं पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उनके साथ दोनों जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बीजेपी कोटे से वो मौजूद रहेंगे। पार्टी के कई और बड़े नेता यहां पर हो सकते हैं। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, लेकिन जो सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं आए हैं और पैनल में भी जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी पूछा है निश्चित तौर पर आखिर क्या मजबूरी रही बीजेपी की कि 2 बार झटका खाने के बावजूद उन्होंने ये समझौता किया है। तो ऐसे सवाल जेपी नड्डा से भी पूछे जाएंगे और हो सकता है इन सवालों का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ओर से मिल सकता है। ये तमाम सवाल होंगे जो जिसका जवाब उन्हें देना होगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो राजनीति इतनी तेजी से बदली है, आखिर इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है, क्या बीजेपी की क्या सोच, बीजेपी की क्या राजनीति है इसके पीछे, क्या कहते हैं जेपी नड्डा, हम सब सुनना चाहेंगे। वापस आपका रुख करेंगे रजनीश जैसे ही वहां पर जेपी नड्डा पहुंचते हैं और संबोधित करना शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन तुहिन, आपने इससे पहले सुना हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी, अभी रजनीश भी कह रहे थे कि ये सवाल है सबके मन में कि आखिर बीजेपी 2 बार धोखा खाने के बाद, 2 बार नीतीश कुमार छोड़कर साथ चले गए, उसके बावजूद फिर एक बार उनके साथ सरकार बना रही है। तब जबकि बीजेपी को यह भरोसा है या बीजेपी का यह दावा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उन्हें इतने वोट मिल जाएंगे कि उन्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं है, फिर क्यों? देखिए, आज जिस बुलंद स्थिति में है हम पूरे देश में, वाकई वो शब्द मजबूरी तो हो ही नहीं सकती ना। मजबूरी नहीं है, ये हमारा चॉइस है। ये हमने चयन किया कि ये अगर हम अलायंस करते हैं इससे जो है हमें और ज्यादा फायदा हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि हम व्यवहारिक राजनीति में बिलीव करते हैं। हम कोई स्पष्ट एक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, जिसको कांग्रेस हमेशा बढ़ावा देती है, उसमें यकीन नहीं रखते। और ये भी मैं कह रहा हूं कि राजनीति में कुछ भी जो है स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता है। लेकिन इस वक्त यदि देश और समाज और बिहार के हित में अगर कोई निर्णय हमें लेना है तो उस निर्णय से हम चूकेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक स्पष्ट स्टैंड रहा है। ठीक है, ये पंकज आप सुन रहे हैं तो इनका कहना है कि अगर हम कुछ प्लस कर रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। संक्षेप में पंकज आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि तमाम ऐसे इंटरनल सर्वे थे जिसका आप पहले जिक्र कर चुके हैं जिसमें बीजेपी को इतना फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा था बिहार में। उसके बाद मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। जी देखिए, बीजेपी के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है कि जो जीता वही सिकंदर। लोकसभा चुनाव 2024 जीतना है। जो नीतीश कुमार ये कहकर निकले थे बीजेपी के साथ से कि बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी, ये आरोप लगाकर निकले थे। और आखिर इतनी सारी बातें हो रही थी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि सर्वे में उस तरीके से उनको वो फीडबैक नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसे राज्य थे जो वहाँ ट्रबलसम थे, महाराष्ट्र हैं और बिहार हैं। उन जगहों पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए 2019 का जो चुनावी रिजल्ट था जिसमें 39 सीटें 40 में से जीत थी, ऐसा परफॉर्मेंस करने के लिए 400 का जो कहा है 400 पार का, उसके लिए नीतीश कुमार जरूरी थे। ये चॉइस की बात नहीं है, ये एक मजबूरी थी जिसको इन लोगों ने जरूरी बनाया है बीजेपी ने। जी हाँ, लेकिन सुरेंद्र जी व्यावहारिक राजनीति करते हैं, तुहिन जी बार बार कह रहे हैं कि हम व्यावहारिक राजनीति करते हैं, अगर हम प्लस हो रहे हैं, हमारे साथ आने से हमें फायदा हो रहा है तो वो हम करेंगे। लेकिन आपके साथी हैं बादल देवनाथ जी यहीं पर बैठे हैं और ये आरोप लग भी रहा है बार बार नीतीश कुमार की तरफ से। आज केसी त्यागी ने बोला तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के बारे में हमें बताया नहीं गया, हमें आदेश दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप शामिल हो जाइए। यही पश्चिम बंगाल में आप कर रहे थे, वहां पर ममता बनर्जी साथ नहीं आ रही हैं। अभी तक उन्होंने साफ तौर पर ऐलान नहीं किया है, सीटों का ऐलान कर दिया कि हम अलग लड़ेंगे। तो आप क्या व्यावहारिक राजनीति नहीं कर रहे हैं? भाई देखिए, अगर बेशर्मी को, निर्लज्जता को और अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच को व्यावहारिक राजनीति कहा जा रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूं और ना हम आगे भी करेंगे। अब इस तरीके की राजनीति जिसमें तुहिन सिन्हा जी जैसे सभ्य आदमी कहें कि हमने नीतीश कुमार जी का चयन किया है, आप इस चीज़ को देखिए ना कि कैसे कैसे चयन कर रहे हैं। कि कहते ना कि तेरे करीब आके मैं बड़ी उलझनों में हूँ, मैं तेरे दोस्तों में हूँ कि तेरे दुश्मनों में हूँ। आज की डेट में मजबूरी का नाम ये लोग नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप चयन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको हार का खौफ है, हार का डर है आपको। और रही बात जो ममता बनर्जी की, बादल देवनाथ जी आधिकारिक नहीं, राजनीतिक विश्लेषक है, इनकी अपनी सोच हो सकती है, सम्मान हो सकता है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम तो ममता जी ने जो कहा उसको मानेंगे। ममता जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि
कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के सारे मंसूबों को ध्वस्त करेंगे, वो इंडिया गठबंधन में। ये कहा ममता बनर्जी ने, लेकिन वो साथ में नहीं आ रही ना राहुल गांधी की रैली में। मजबूत फिर कैसे कर रही हैं? वो तो कमजोर कर रही हैं, आपकी न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बन रही हैं। नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, न्याय यात्रा का हिस्सा बनना या ना बनने से इंडिया गठबंधन मजबूत या कमजोर, हम चाहते हैं वो न्याय यात्रा का हिस्सा बने। हम उनको 13 तारीख को भी इनविटेशन दिया। उनकी अपनी कोई परमिसेबल कॉम्बिनेशन है या उनके कोई आगे के रोड ब्रेकर हैं या उनकी कोई व्यवहारिक दिक्कतें हैं। हम दो अलग अलग दल हैं, वो कांग्रेस में नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है, हम कांग्रेस के लोग हैं, तो हम में कुछ ना कुछ तो मतभेद हैं, हम तो इस बात को मानते हैं, लेकिन हम अपने विवाद का समाधान संवाद से करते हैं। इसको लेकर हम इस तरीके से चयन नहीं करते हैं, हम इस तरीके से अपनी क्या नाम निर्लज्जता को व्यवहारिक राजनीति नहीं कहते। लेकिन सुरेंद्र जी, वो संवाद से आपको रास्ता निकल रहा हो तो समझ में आएगा ना। हर्षवर्धन जी, संवाद से रास्ता निकालते हैं, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिख रहा है इंडिया के लिए आपको? देखिए, सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं वो सब सही हो सकता है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि ममता जी तो अभी हमारे साथी हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको ढंग से परमिशन तक नहीं मिल रही है। आप साथ चलने की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, बादल देवनाथ जी उनके समर्थक हो सकते हैं, लेकिन क्या ममता बनर्जी से पहले भी उन्होंने कहा था, क्या हमसे पूछा गया था? क्या हमसे इसकी कोई चर्चा की गई थी? और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी मुश्किल है, कांग्रेस पार्टी इस पूरी यात्रा को जिस तरह से योजना बनाती है, आप कह रहे हैं कि आपका अपना कार्यक्रम है, हर पार्टी को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, लेकिन जब एक गठजोड़ के तौर पर आप चुनाव के नजदीक हैं, तो कम से कम इतनी समझदारी तो होनी चाहिए थी कि अपने सभी सहयोगी दलों को लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं। माफ कीजिएगा, समय खत्म हो रहा है हमारे पास इस चर्चा के लिए। हर्षवर्धन जी, आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल बिहार में जो कुछ हुआ है उस पर नजर हमारी अभी भी लगातार बनी हुई है। जेपी नड्डा जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे वो भी आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे।